हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक, मस्त। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो देखो, हमने कल पर्यावरण की क्लास में पर्यावरण पढ़ाऊंगा, ये लिख देता हूँ मैं। तो कल जो हमारी पर्यावरण की क्लास थी, चैप्टर नंबर 20वां। आज हमारा चैप्टर 21वां रहेगा। कौन सा रहेगा? चैप्टर 21वां रहेगा पर्यावरण का। तो कल जो चैप्टर 20 था उसमें हमने 2 पॉइंटों पर डिस्कस किया था। पहला पॉइंट था फूड चेन और दूसरा था फूड वेब। इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। फूड चेन को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला और फूड वेब को बोलते हैं क्या? खाद्य जाल। इन दोनों के बारे में बिल्कुल डिटेल से हमने डिस्कशन किया था, अध्ययन किया था और हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलाया था यहाँ पर जो पेपर में आती रहती हैं। खाद्य जाल को मैंने बहुत सही ढंग से समझाया था। तो ये हमने कल पढ़ाया था चैप्टर 20 में। तो आपने यदि नहीं देखा है तो चैप्टर 20 को जाके ज़रूर देखें। और आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर 21। और जो चैप्टर 21 है इसमें हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप। ये तीनों के तीनों टॉपिक एक जैसे ही हैं, एक दूसरे से लिंक रखते हैं, इसलिए पहले हमने स्टार्टिंग में फूड चेन एंड फूड वेब समझाया। आज हम पढ़ाएंगे आपको पारिस्थितिकी पिरामिड। तो सबसे पहले आप यदि चैनल के ऊपर नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो नहीं मिस कर पाओ। फिर हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, एक एक चीज़ को लेके। और मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करवाऊँगा। कल मैंने जो क्लास थी उसमें कुछ मोटिवेशनल डिस्कस देने लग गया था, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चला देंगे, ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा आपको पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पारिस्थितिकी पिरामिड दिख रहा है ना? ये पारिस्थितिकी पिरामिड। देखो, जो पारिस्थितिकी पिरामिड है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। देखो, पारिस्थितिकी एक अलग से शब्द होता है और पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, ये ध्यान रखना। पारिस्थितिकी जिसको इकोलॉजी बोलते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। तो देखो, आपने अब तक जो भी पढ़ रखा है पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में, जो कुछ जानते हो, एक बार वीडियो को रोको और उसको सोचो कि पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में आप कितना जानते हो। जितना भी जानते हो उसको एक बार रिवाइज कर लो आप। चाहे आप एक लाइन जानते हो, चाहे आप 2 लाइन जानते हो, लेकिन उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? क्योंकि आप उसको रिवाइज कर लोगे तो हमारे क्या होगा, उससे कनेक्शन हो जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जो भी याद है पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में उसको आप याद कर लो, एक बार अपनी मेमोरी में चालू कर लो उसको, जिससे कनेक्शन हो जाए, ठीक है? अब देखो, जो पारिस्थितिकी पिरामिड है इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? 1927 में। कब? 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दी थी। किसने दी थी? 1927 में चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना दी थी, उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो ये ध्यान रखना आप, 3 शब्द। 1927 में चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा दी थी। अब उसके जस्ट बाद में आते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, हमें डिटेल से, इतना डिटेल से नहीं पढ़ रहे कि जो हमारे काम का ही नहीं है उसको हम पढ़ें। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन याद करने का नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। कि इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके जो विभिन्न घटक होते हैं और उनके मध्य जो संबंध होता है,
उसको डायग्राम के द्वारा दिखाया जाता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र, समझ लो, लिखना मत, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के बीच के संबंध को डायग्राम द्वारा दिखाया जाता है। क्या किया जाता है? उनके जो संबंध है उसको डायग्राम के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, लिखने का नहीं, जैसे इस तरीके से दिखा दिया, इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, अब हम बताते हैं कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो, एक बात और लिख लो, पारिस्थितिकी पिरामिड त्रिभुजाकार का होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार का होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड किस प्रकार का होता है? ये त्रिभुजाकार का होता है, जिसका एक शीर्ष बिल्कुल इस तरीके से होता है, या तो इस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से हो सकता है। ये दो तरीके से होता है पारिस्थितिकी पिरामिड, या तो इस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से हो सकता है, लेकिन है दोनों के दोनों त्रिभुजाकार के हैं। ठीक है, अब क्या हुआ आगे हुआ क्या कि जो चार्ल्स एल्टन महोदय थे, उन्होंने क्या किया, पारिस्थितिकी पिरामिड को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया, और भी कुछ विद्वान थे, पारिस्थितिकी पिरामिड को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? कि पारिस्थितिकी पिरामिड को 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला होता है संख्या के आधार पर, दूसरा होता है जैव भार, जिसको हम बायोमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमास, जैव भार के आधार पर। और तीसरा है हमारा ऊर्जा के आधार पर। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पारिस्थितिकी तंत्र को, संख्या के आधार पर, दूसरा जैव भार या बायोमास के आधार पर, और तीसरा किसमें? ऊर्जा के आधार पर, एनर्जी के आधार पर। इन तीनों आधार पर जो पिरामिड था उसको डिवाइड कर दिया गया। आगे क्या हुआ, अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या के आधार पर। ठीक है, संख्या के आधार पर पिरामिड। देखो, संख्या के आधार पर पिरामिड, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर पिरामिड। तो देखो, चाहे कोई सा भी पिरामिड हो, चाहे संख्या के आधार पर हो, चाहे जैव भार के आधार पर हो, और चाहे फिर ऊर्जा के आधार पर हो, इन सभी जो पिरामिड है उनका एक फॉर्मूला है। आप नोट करके लिख लो, नोट डाल दो और नोट करके लिख लो फॉर्मूला। इसमें होता क्या है, सबसे नीचे आधार है। क्या है? आधार है। ये क्या है? शीर्ष है। ये क्या है? शीर्ष है। ठीक है, नीचे नीचे आधार है। आधार को थोड़ा सा और नीचे ले लो क्योंकि लिखने में दिक्कत आएगी। ये आधार है हमारा, ये ऊपर शीर्ष है, बिल्कुल सही है। नीचे आधार रहता है, ऊपर शीर्ष रहता है। अब आप एक बात सोचो कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका आधार क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का आधार क्या है? किसके ऊपर निर्भर है? खाद्य श्रृंखला में जाओ आप, मैंने कल पढ़ाया था, और उसमें खाद्य श्रृंखला को आप पढ़ोगे तो आपसे निष्कर्ष निकलेगा कि जो खाद्य श्रृंखला का आधार है वो डिपेंड है किसके ऊपर? उत्पादकता पर। किस पर? उत्पादक पर। तो आधार में क्या है?
उत्पादक। अब उत्पादक पर कौन निर्भर है? प्राथमिक उपभोक्ता। कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। बिल्कुल सही है। उत्पादक पर कौन आधारित है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता पर आधारित है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता पर कौन आधारित है? कौन? तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता पर कौन आधारित है? अपघटक। बिल्कुल ठीक है। ये इसका एक क्रम है कि सबसे नीचे आधार में रहता है उत्पादक, उत्पादक के जस्ट ऊपर रहता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता, उसके ऊपर तृतीयक उपभोक्ता, उसके ऊपर अपघटक। और इन सभी कीवर्ड्स के बारे में मैंने जब खाद्य श्रृंखला पढ़ाई है पिछले टॉपिक में, तो वहाँ पर समझा दिया है कि उत्पादक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं, अपघटक कौन से होते हैं। देखो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। उत्पादक वो होता है जो उत्पाद कर रहा है। जैसे सेब का उत्पादन कौन कर रहा है? उसका पेड़ कर रहा है। आम का उत्पादन उसका पेड़ कर रहा है। पालक का उत्पादन उसका पेड़ कर रहा है। मिर्च का उत्पादन उसका पेड़ कर रहा है। ये सारे क्या हुए? जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है? उत्पादक है। फिर उन पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? कौन खा रहा है पेड़ पौधों को? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, घास है, वनस्पति है, उनको कौन खा रहा है? उनको खा रहे हैं शाकाहारी लोग। कौन खा रहे हैं? शाकाहारी लोग। जो प्राथमिक उपभोक्ता रहते हैं जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये क्या खाते हैं? ये खाते हैं क्या? चारा खाते हैं, वनस्पति खाते हैं, घास खाते हैं, चारा और घास खाते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जिसमें शाकाहारी जंतु आते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये क्या करते हैं? घास और चारा खाते हैं। किस पर निर्भर है? उत्पादक पर निर्भर है। अब उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में आता है मांसाहारी। मांसाहारी क्या करते हैं? मांस खाते हैं। अब सेब किसके ऊपर निर्भर है? मांस खाने वाला कोई भी जानवर ले लो, वो किसके ऊपर निर्भर है? प्रथम उपभोक्ताओं पर निर्भर है। वो किस पर है? प्रथम उपभोक्ताओं पर निर्भर है। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, उसमें सर्वहारी आ जाते हैं जो सब कुछ खाते हैं, उनके सब कुछ चलता है। वो गाय, भैंस, बकरी सब कुछ खाते हैं, वो चारा भी खाते हैं वो लोग, सर्वहारी आ जाते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को मरा हुआ शेर मिल जाएगा तो उसको भी खाएगा, कुत्ते को गेहूं की रोटी मिल जाएगी उसको भी खाएगा, कुत्ते को बिस्किट मिल जाएगा उसको भी खाएगा, कुत्ते को बकरी मिल जाएगी उसको भी खाएगा, कुत्ते को गाय मिल जाएगी उसको भी खाएगा, कुत्ते को मरी हुई लोमड़ी मिल जाएगी उसको भी खाएगा। सर्वहारी क्या कर रहे हैं? सब कुछ खा रहे हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, वो वेज नॉन वेज सब कुछ खाता है। और लास्ट में होता है अपघटक। अपघटक सबके बाप हैं, ये सर्वहारी को भी खा जाता है। किसको? सर्वहारी को भी खा जाता है, सब कुछ खा जाता है। तो ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो बिल्कुल इसी तरीके से। सीट चाहिए, ये सीट है। क्वेश्चन आ जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी पिरामिड में आधार पर कौन होता है? उत्पादक होता है। शीर्ष पर कौन होता है? अपघटक होता है। या फिर पिरामिड में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें: उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता और फिर अपघटक। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो सब कहीं काम आएगा, तीनों के तीनों पिरामिड में काम आएंगे ये। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, सॉरी ऊपर लिख दिया पहले मैंने। संख्या के आधार पर क्या होता है? इसमें संख्या, जो जीव जंतु हैं, वनस्पति है, उनकी संख्या को महत्व दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसमें विभिन्न स्तरों पर पाए जाने वाली जीवों की संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? विभिन्न स्तरों पर पाए जाने वाले, विभिन्न स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।
क्या किया जाता है? तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवों की संख्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जो ये पिरामिड होता है वो जीवों की संख्या पर आधारित रहता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें दो प्रकार से पिरामिड बनते हैं, एक सुलटा पिरामिड बनता है, एक उल्टा पिरामिड बनता है। मैं एक बार लिखा देता हूँ। तो देखो, संख्या के आधार पर बात की जाए तो वन और पेड़ है, इनको छोड़ के बाकी जितने भी पिरामिड हैं वो सारे के सारे सुलटे बनते हैं। देखो, इसमें पेड़ एवं वन का पिरामिड, सॉरी पेड़ ही लिखो एक बार। इसमें पेड़ का पिरामिड, पेड़ एवं वन दोनों लिख लो। वन का पिरामिड उल्टा बनता है, बाकी सभी पिरामिड सीधे बनते हैं। क्या होता है? सीधे बनते हैं। बाकी सभी पिरामिड सीधे बनते हैं। यह ध्यान रखना कि पेड़ और वन का पिरामिड उल्टा बनता है, बाकी सभी पिरामिड सीधे बनते हैं। एक नोट करके वो लिख लो, जो वन है ना, इसका पिरामिड, वन का पिरामिड उल्टा एवं सुलटा, जहां से चाहे वन को हटा दो आप, यही लिख लो। पेड़ का पिरामिड उल्टा बनता है, वन का पिरामिड उल्टा एवं सुलटा, उल्टा एवं सीधा दोनों बनता है, दोनों तरीके से बनता है। ठीक है, कि जो वन का पिरामिड है वो उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, और पेड़ का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, बाकी जितने भी पिरामिड हैं वो सीधे बनते हैं। ठीक है, ये था कुछ लिखने का। अब मैं आता हूँ समझाने के ऊपर, आपको समझाता हूँ कि मैं कैसे क्या पिरामिड बनता है, कैसे नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घास का पिरामिड बनाते हैं। किसका? घास का पिरामिड। एक तो घास का पिरामिड बनाते हैं, दूसरा तालाब का बनाते हैं, तालाब का पिरामिड, और एक बनाते हैं हम वृक्ष का पिरामिड। किसका? वृक्ष का पिरामिड। ठीक है, ये तीन पिरामिड बनाते हैं हम यहाँ पर, घास का, तालाब का और वृक्ष का। सबसे पहले देखो, नाम से पता चलता है, जो घास का पिरामिड है उसमें ध्यान रखना, घास है जो आधार में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? आधार में रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो गई? घास उग गई। जैसे तालाब का पिरामिड होगा, उसमें तालाब है जो आधार में रहेगा। क्या है? घास का पिरामिड है, घास आधार में रहेगी। अब घास को कौन खाएंगे? घास को कौन खा रही है? बकरियां खा रही हैं। इसके अलावा कौन खा रहा है? गाय भैंस खा रही है। यहाँ पर लिखी है अपनी बकरी, गाय, भैंस, और भी बहुत सारे जानवर खा रहे हैं। अब बकरी, गाय, भैंस, इनको कौन खा रहा है? इनको हमारी शेर खा रहा है। कौन खाते हैं? शेर महाराज खा रहे हैं। इस तरीके से बना। देखो, धीरे धीरे संख्या घटती जाती है। अब मैं बताता हूँ इस तरीके से कैसे बना। घास कितनी होती है? घास बहुत सारी होती है। आपको पता है कि घास बहुत सारी होती है। और घास को कौन खा रही है? बकरियां खा रही हैं। बकरियों को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। घास को बकरी खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है। अब एक बात बताओ, आप सोचोगे कि सर ये सीधा क्यों बना? ऊपर बकरियों की संख्या कम, फिर उसके बाद शेर की संख्या कम। यहाँ पर लिख लो एक बार, जो घास है ना, ये क्या उत्पादक है? यहाँ दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ मैं इस कैमरे को। अब देखिएगा आपको, घास क्या है? उत्पादक है। ठीक है, बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। शेर क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, ये है इस तरीके से घास, फिर बकरी, फिर शेर। घास को कौन खा रही है? बकरी, गाय, भैंस खा रही हैं,
और इनको कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। अब एक बात बताओ, यदि गाय भैंस बकरी इनकी संख्या अधिक हो और घास कम हो तो क्या बकरी गाय जिंदा रह पाएंगी? दोबारा से बता रहा हूं मैं, यदि घास की मात्रा कम है और गाय भैंस बकरी है बहुत अधिक संख्या में, तो क्या गाय बकरी भैंस जी पाएंगी? नहीं जी पाएंगी, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। गाय भैंस बकरियां कब जी पाएंगी? जब घास अधिक मात्रा में मिलेगी उनको। जब घास की संख्या अधिक होगी तब बकरी गाय भैंस जी पाएंगी। उसके बाद हम शेर की बात करते हैं। यदि शेर की संख्या अधिक हो, बकरी गाय भैंस इनकी संख्या कम हो, तो क्या शेर जी पालेगा? शेर जी जाएगा? नहीं जी पाएगा, क्योंकि शेर को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। शेर तब जी पाएगा जब गाय भैंस बकरी इनकी संख्या अधिक होगी और शेरों की संख्या कम होगी, जिससे उसे प्रचुर मात्रा में भोजन मिल पाएगा। सपोज दैट, दूसरा एग्जांपल देता हूं, इससे आप समझ जाओगे। आपके फैमिली में 10 मेंबर है, ठीक है, और आपके पास 5 किलो आटा है, ठीक है। एक साइड आप 10 मेंबर हैं और आपके पास 50 केजी आटा है, और आपको आटे की जरूरत है 10 मेंबर को 10 केजी की। नॉर्मल 10 मेंबर हैं तो उनको 10 केजी आटा की जरूरत है, आवश्यकता है इसकी। 10 कैंडिडेट को 10 किलो आटे की आवश्यकता है, लेकिन एक घर में 10 कैंडिडेटों के पास केवल 5 किलो आटा है और एक घर में 10 कैंडिडेटों के पास केवल 50 किलो आटा है। तो अब आप एक बात बताओ, ये घर के लोग जी पाएंगे या इस घर के लोग जी पाएंगे? जबकि नॉर्मल आवश्यकता 10 कैंडिडेटों के लिए 10 किलो आटे की है, यहाँ पर इन कैंडिडेट को केवल 5 किलो आटा मिल रहा है, यहाँ पर इन्हीं 10 कैंडिडेटों को 50 किलो आटा मिल रहा है। ये लोग हैं जो भूख के कारण मर जाएंगे और ये लोग हैं जो जी जाएंगे, क्योंकि इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है। बिल्कुल सेम बात यहाँ फॉलो हो रही है। घास की मात्रा अधिक है, बकरी गाय भैंस की मात्रा कम है, जिसकी वजह से बकरी गाय भैंस को पर्याप्त मात्रा में घास मिल रही है। जस्ट ऊपर चलते हैं, शेर। शेर की संख्या कम है, बकरी गाय भैंस की संख्या अधिक है, जिससे क्या हो रहा है? शेर को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है। आप किसी भी एग्जाम्पल से ले सकते हो। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, गाय भैंस का घास पानी जो पिरामिड था वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट तालाब का। वो एक पिरामिड बना दो। हमने क्या किया? वो एक पिरामिड बनाया, ठीक है। और इस पिरामिड में हमने क्या किया? तालाब का पिरामिड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तालाब बनाएंगे। और तालाब में क्या उगी हुई है? घास उगी हुई है। तालाब में तालाब के पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ठीक है। ये घास उगी है तालाब में, ठीक है। ये कौन है? चलो मैं वैसे बताता जाता हूँ। पहले तालाब में क्या उगी है? घास उगी है। अब घास को कौन खा रही है? छोटी मछलियाँ खा रही हैं। कौन खा रही है? छोटी मछलियाँ खा रही हैं, जो स्पेशल घास को खाती हैं। और इन छोटी मछलियों को कौन खा रही है? बड़ी मछली खा रही है, जैसे किंगफिशर। किंगफिशर एक ऐसी मछली है जो मांसाहारी है, मांस खाती है। ये छोटी मछलियाँ क्या करती हैं? घास वगैरह खा लेती हैं। तो यहाँ पर घास क्या है? समुद्र में घास क्या है? उत्पादक है, ठीक है। छोटी मछलियाँ क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। और बड़ी मछली जो किंगफिशर है वो क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। बिल्कुल सही। किंगफिशर क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है, मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता है। बिल्कुल समझ में आ गया ये, और ये बिल्कुल सही है। घास को कौन खा रही है? छोटी मछलियां खा रही हैं। छोटी मछलियों को कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? बड़ी मछलियां खा रही हैं। सीधे पिरामिड में क्या होता है? यहाँ पर संख्या अधिक होती है, आधार में संख्या अधिक होती है और शीर्ष में संख्या कम होती है। जो सीधा पिरामिड होता है उसमें क्या होता है? आधार में संख्या अधिक होती है और शीर्ष में संख्या कम होती है, जो आप समझ के होंगे। इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम है। अब आता है वृक्ष का पिरामिड। ये उल्टा बन रहा है, मैं समझाता हूँ।
देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था घास पिरामिड में घास का मतलब क्या है? घास है जो आधार में रहेगा। तालाब पिरामिड में तालाब आधार में रहेगा। यहाँ क्या है? वृक्ष पिरामिड, तो वृक्ष क्या रहेगा? आधार में रहेगा। क्या रहेगा? वृक्ष आधार में रहेगा। इस तरीके से बनेगा। वृक्ष क्या रहेगा? आधार में रहेगा। ठीक है, वृक्ष को हम आधार में रखते हैं और यहाँ पर एक वृक्ष उगाते हैं। ये हमारा एक वृक्ष है। वृक्ष को थोड़ा सही बना देता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा तरीके से बनाना आता है मेरे को। ठीक है, ये हमने एक वृक्ष बनाया और इस वृक्ष को बहुत सारे पक्षी खा रहे हैं। ये क्या खा रहे हैं? पक्षी खा रहे हैं। बहुत सारे पक्षी खा रहे हैं। चिड़िया है वृक्ष के ऊपर बैठी है, वहाँ से अपना भोजन खा रही है। और कबूतर है वो अपना भोजन खा रहे हैं। मोर है वो अपना पेड़ से भोजन बना रहा है। चिड़िया है वो अपना पेड़ से भोजन बना रही है। और इन सभी को कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? कोई भी जानवर मान लो, जैसे खटमल, अपघटक मान लो, अपघटक खा रहे हैं। इन चिड़ियाओं को कौन खा रहे हैं? अपघटक खा रहे हैं। क्या हो रहा है? वृक्ष है, एक वृक्ष है। एक वृक्ष को कितने चिड़िया खा रही हैं? 50-60 चिड़िया खाती हैं एक वृक्ष को। एक वृक्ष को क्या कर रही हैं? 50 से 60 चिड़िया खा रही हैं। अब इन 50 से 60 चिड़ियाओं को कितने खा रहे हैं? कई लाखों अपघटक खा रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। एक पेड़ को 10 चिड़िया खा रही हैं। ठीक है, 10 चिड़ियाओं को 200 अपघटक खा रहे हैं। ठीक है, संख्या बढ़ती जा रही है। पेड़ एक था, इस पेड़ से 10 चिड़िया हैं जो अपना भोजन प्राप्त कर रही हैं और इन 10 चिड़ियों को खा के 200 अपघटक हैं जो अपना भोजन बना रहे हैं, अपना भोजन कर रहे हैं। समझ में आ गया? एक पेड़ को 10 चिड़िया खा रही हैं। देखते हो हर पेड़ के ऊपर 100-200 चिड़िया बैठी हुई रहती हैं, लेकिन मैंने 10 चिड़ियों का नाम लिया। अब इन 10 चिड़ियाओं को 200 अपघटक खाते हैं। छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? चिड़ियाओं को, इनको सभी को खाते हैं। क्या होता है? जैसे कोई भी जानवर मर गया तो उसमें क्या होता है? थोड़े दिन बाद वो मांस से वो हट जाता है ना, वो कंकाल बच जाता है। वो किसके कारण होता है? वो अपघटकों के कारण ही होता है। तो 10 चिड़ियाओं को 200 अपघटक खा रहे हैं। बिल्कुल सेम है, संख्या बढ़ रही है। एक वृक्ष था, एक वृक्ष से 10 चिड़िया हुई और 10 चिड़ियाओं से 200 अपघटक हुई। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा बन गया, अपने आप उल्टा बन गया। उत्पादक एक है, यहाँ पर पेड़ है जो उत्पादक एक है। उससे जो प्रथम उपभोक्ता है वो कितने? चिड़िया बहुत सारी हैं, 10 है मान लो। अपघटक कितने? बहुत सारे, 200-300। ये क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब जो उल्टा पिरामिड होता है उसमें क्या होता है? उल्टा पिरामिड में क्या होता है? आधार में संख्या कम होती है। आधार में संख्या कम होती है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आधार में केवल एक वृक्ष था, शीर्ष में संख्या अधिक होती है। बिल्कुल सही है, शीर्ष में 200 अपघटक है। तो ये आप इस तरीके से करना। आप वृक्ष का सीधा पिरामिड बनाओगे, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा वृक्ष का सीधा पिरामिड। तो आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये था हमारा संख्या के आधार पर पिरामिड, जिसके मैंने 2-3 डायग्राम बना के बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और जो वन है उसका आप दोनों तरीके से डायग्राम बना सकते हो। क्या कर सकते हो? दोनों तरीके से आप वनों का क्या कर सकते हो? पिरामिड बना सकते हो। जब वृक्ष के बेस पर बनाओगे कि वन में 100 पौधे हैं, 100 पौधों को हजारों की तादाद में चिड़िया खा रही हैं, उन हजारों चिड़ियाओं को कई लाखों की संख्या में अपघटक खा रहे हैं। उल्टा बन जाएगा। उल्टा कैसे बनेगा? क्या है? 100 वनस्पतियाँ हैं, उनको कौन खा रही है? गाय भैंस बकरी खा रही है। उनको कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो जो वन है उसका दोनों तरीके से बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, घास का आप उल्टा पिरामिड नहीं बना सकते। और संख्या के आधार पर ही, और जो वन है, वृक्ष है, उसका आप कभी भी सीधा पिरामिड नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है जैव मात्रा के आधार पर।
जैव मात्रा के आधार पर पिरामिड, किसके आधार पर? बायोमास के आधार पर। ठीक है। जैव मात्रा का मतलब क्या होता है? इस पिरामिड द्वारा, थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं, जब जरूरत पड़ेगी मिनिमाइज कर लेंगे हम लोग। ठीक है। इस पिरामिड द्वारा पोषण स्तर के जीवों का सकल भार व्यक्त किया जाता है। इस पिरामिड द्वारा पोषण स्तर के जीवों का सकल भार व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? जैव मात्रा के आधार पर जो पिरामिड है, इसमें पोषण स्तर, इस पिरामिड में पोषण स्तर के जीवों का सकल भार व्यक्त किया जाता है। इसमें क्या होता है? उनके भार को व्यक्त किया जाता है। किसको? भार को व्यक्त किया जाता है। किसको व्यक्त किया जाता है? भार को। जब मैं आपको यहाँ पर भार याद रखना, बस सकल भार, इसको इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर। और भार का जो यूनिट है वो क्या है? भार का यूनिट, तो ये याद रख लो, भार का जो यूनिट है वो है ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ये है भार का यूनिट, ये आप ध्यान रखना, भार का यूनिट ये है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें आप पढ़ लो एक बार कि जल और तालाब का पिरामिड तो उल्टा बनता है, बाकी सभी पिरामिड सीधे बनते हैं। जल एवं तालाब का पिरामिड उल्टा बनता है, एवं बाकी सभी पिरामिड सीधे बनते हैं। क्या होता है? जल का और तालाब का पिरामिड उल्टा बनता है, बाकी सभी पिरामिड सीधे बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब भी क्या था, जब हमने संख्या के आधार पर देखा था तो वहाँ पर तालाब का पिरामिड है जो उल्टा बन रहा था। जब हमने संख्या के आधार पर देखा था उसमें तालाब का पिरामिड सीधा था। अब हम देखेंगे जैव मात्रा के आधार पर, बायोमास के आधार पर, यहाँ पर जो तालाब का पिरामिड है वो उल्टा बनेगा। तो ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने क्या किया, तालाब का एक जगह उल्टा बता दिया, एक जगह से उल्टा बता दिया। ये बात इंपॉर्टेंट, बायोमास के आधार पर तालाब का पिरामिड उल्टा और संख्या के आधार पर तालाब का पिरामिड सीधा बनता है। ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो पिरामिड बनाते हैं हम। एक बनाते हैं वन का, किसका? वन का। और एक पिरामिड बनाते हैं हम तालाब का, तालाब का पिरामिड। मैंने जो बात बताई थी वो ध्यान रखना, आप कोई सा भी पिरामिड बनाओ, कैसा भी बनाओ, कैसा भी पिरामिड बनाओ, उसमें जो आधार है वो पिरामिड का नाम रहेगा। जैसे वन का पिरामिड है तो इसमें आधार वन रहेगा, तालाब का पिरामिड है तो उसमें आधार तालाब रहेगा। ठीक है। तो एक मिनट रुकना। अब हम आगे बात करते हैं, पानी पिया था, प्यास लग रही थी। वन का पिरामिड बनाते हैं। मैंने क्या बताया, वन का पिरामिड है वो सीधा बनता है। एक बार आप पिरामिड बना लो, आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो? वैसे भी बना सकते हो। मैं वैसे बना के दिखा सकता हूँ आपको। चलो स्टार्ट आते हैं, वैसे बनाते हैं। ठीक है। वन का पिरामिड बनाते हैं। सबसे पहले हमने आधार में क्या लिया? वन लिया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वन को इस साइड बना देते हैं। और यहाँ पर क्या किया हमने? बहुत सारे पेड़ उगाए। वन है तो बहुत सारे पेड़ रहेंगे।
ठीक है, ये हमने क्या किया, बहुत सारे पेड़ उगा दिए। और ये क्या है, उत्पादक है। जब आधार में है तो मैंने फॉर्मूला बताया था, आधार में क्या रहता है, उत्पादक रहता है। आधार में क्या रहता है, उत्पादक रहता है। बहुत सारे वन हैं। अब इन वनों को कौन खाने लग गई, चिड़िया खाने लग गई। कौन खाने लग गई, चिड़िया खाने लग गई। भार के आधार पर देखना है आपको, किसके आधार पर, भार के आधार पर। तो वनों का भार अधिक है या चिड़ियाओं का भार अधिक है, वनों का भार अधिक है या चिड़ियाओं का, बताओ। ये बात बताओ कि वनों का भार अधिक है या चिड़ियाओं का भार। सीधी सी बात है, वनों का भार अधिक है। यदि उल्टा हो जाए कि चिड़ियाओं का भार अधिक हो और वन का भार कम हो तो चिड़िया मर जाएंगी, वो खाएंगी क्या। वो एक एग्जाम्पल ले लो अपनी फैमिली के ऊपर। यदि गेहूं के भार की बात की जाए और गेहूं का भार एवं मनुष्य का भार, इसमें भार अधिक किसका है, गेहूं का भार अधिक है। यदि गेहूं का भार कम हो जाएगा तो मनुष्य को गेहूं पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाएगा, तो मनुष्य स्वतः ही राम नाम सत्य हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। तो क्या है, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए गेहूं का भार अपने खुद के भार से अधिक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से वन का भार अधिक है तो जो इसको चिड़ियाएं खाएंगी उसका भार कम होगा। सीधी सी बात है, चिड़ियाओं का भार कम रहेगा। उसका कारण है कि यदि चिड़ियाओं का भार अधिक हो जाएगा, वनों का भार कम हो जाएगा तो चिड़ियाएं मर जाएंगी। मैं डायग्राम बनाता हूँ, जैसे ये वन का भार था और ये चिड़ियाओं का भार था, ठीक है, ये चिड़ियाएं। तो जो इस एरिया वाली चिड़ियाएं, ये वाली चिड़ियाएं, ये तो इन वनों को खा लेंगी। बाकी ये चिड़ियाएं कहाँ जाएंगी, ये दो ये क्या करेंगी, मरेंगी। क्या करेंगी, मरेंगी। तो क्या होगा, भार अपने आप ही लेवल में आ जाएगा। फिर हो सकता है चिड़ियाओं को बार बार भी भूख लगे तो वो और क्या करेंगे, और भी कुछ चिड़ियाएं भूख की वजह से मर जाएंगी। अब चिड़ियाएं सही, 4 पेड़ हैं, 3 चिड़ियाएं, अब खाओ कितना भी खाओ, ये कभी भी भूख की वजह से नहीं मरेंगी। ये 3 चिड़िया हैं, 4 पेड़ हैं, ये चिड़िया कभी भी भूख की वजह से नहीं मरेंगी। तो क्या आ गया ऊपर, इसके जस्ट ऊपर भार कम हुआ, क्या हुआ, भार कम हुआ। और यहाँ पर क्या आ गई, चिड़िया आ गई, ठीक है, ये क्या है, चिड़िया। अब इन चिड़ियाओं को क्या खा गया, इन चिड़ियाओं को भी अपघटक खा गया। क्या खा गया, कोई भी अपघटक खा गया। क्या खा गया, अपघटक। तो जब चिड़ियाओं को अपघटक खाएगा तो भी वही बात है भाई, चिड़ियाओं का भार अधिक है, अपघटक का भार कम, तभी अपघटक जी पाएगा। तो ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। अपघटक को हमने माना है द्वितीयक उपभोक्ता, वैसे है नहीं ये, अपघटक लास्ट में आता है, लेकिन हमने मान लिया, कोई भी डायग्राम बना लिया, यहाँ पर हमने मटकल का बना लिया, समझ जाए ये मटकल वो है, क्या बोलते हैं, खटमल। खटमल ने खा गया किसको, चिड़ियाओं को। चिड़ियाओं को किसने खा गया, खटमल ने खा लिया। तो ये था, वनों को चिड़िया खा रही, चिड़ियों को ये। तो ये क्या हो रहा है, भार में कमी आ रही है, भार में कमी, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो भार में कमी हो रही है, बिल्कुल। अब तालाब का बनाते हैं हम। देखो तालाब का बनाएंगे तो तालाब में क्या होगा, उल्टा पिरामिड बन रहा है। हमने उल्टा पिरामिड बनाया और क्या किया, भार के आधार पर हमने नीचे शैवाल उगाए। क्या हो गए, शैवाल है ये क्या है, शैवाल है, ठीक है। इस तरीके से ये कोई शैवाल है, क्या है, शैवाल। जो क्या काम कर रही है, क्या काम कर रही है ये शैवाल, उत्पादक का काम कर रही है, ठीक, आधार में उत्पादक का काम कर रही है। अब इस शैवाल को किसने खाया, छोटी मछलियों ने खाया। किसने खाया, इस शैवाल को छोटी मछलियों ने खाया। किसने खाया, छोटी मछलियों ने खाया। और इन छोटी मछलियों को किसने खाया,
बड़ी मछली ने खाया। किसने खाया? बड़ी मछली ने खाया। तो यहाँ पर जो छोटी मछली है वो क्या है? देखो शैवाल का भार क्या है? कम है। शैवाल का भार कम है, आपको भी पता है। शैवाल के भार की तुलना में छोटी मछलियों का भार अधिक है, ठीक है। और बड़ी मछलियों का भार छोटी मछलियों की तुलना में और अधिक है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, क्या होगा? बिल्कुल इस तरीके से होगा। तालाब का पिरामिड उल्टा बनेगा, वन का पिरामिड सीधा बनेगा। तो ध्यान रखना, जल का और तालाब, यहाँ पर जल भी लिख लो आप, जल का और तालाब का पिरामिड उल्टा बनता है, बाकी वन का पिरामिड सीधा बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पिरामिड की। तीसरा लास्ट पिरामिड बचा हुआ है हमारा, किसके आधार पर? किसके आधार पर बचा हुआ है? ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड तीसरा है, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड तीसरा है। इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा को, सकल ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। किसको? सकल ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। किसको व्यक्त किया जाता है? सकल ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। जैसे जैव भार में भार को व्यक्त किया जाता था, जो संख्या पिरामिड था उसमें संख्या को व्यक्त किया जाता था, बिल्कुल ऊर्जा पिरामिड में सकल ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। और ध्यान रखना, जो ऊर्जा पिरामिड होता है यह सदैव सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। यह बात ध्यान रखना, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि यहाँ 10% का नियम लागू होता है। क्योंकि यहाँ 10%, जिसको हम दशांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दशांश या 10% का नियम लागू रहता है, ठीक है। जो ऊर्जा पिरामिड होता है यह सदैव सीधा बनता है, क्योंकि यहाँ पर 10% का नियम लागू होता है। जब मैंने खाद्य श्रृंखला पढ़ाई है तो उसमें मैंने बता दिया कि 10% का नियम क्या होता है, दशांश का नियम क्या होता है, और ये किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। रेमंड लिंडमैन नामक एक विद्वान थे जिन्होंने दशांश का नियम दिया था। और मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। इस नियम का फॉर्मूला क्या है कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का मात्र 10% भागी जाता है। जैसे ये घास है, ये बकरी है, ये शेर है। तो घास का ऊर्जा का 10% भाग बकरी में जाएगा, बकरी की ऊर्जा का 10% भाग शेर में जाएगा। तो क्या हो रहा है? ऊर्जा निरंतर घटती जा रही है। तो इससे क्या होता है? इसका सभी का पिरामिड बिल्कुल सीधा बनता है। कोई भी पिरामिड ले लो आप, तालाब का ले लो, वन का ले लो, वृक्ष का ले लो, घास का ले लो, कोई भी पिरामिड ले लो, सदैव सीधा बनेगा। यहाँ पर क्या है? घास है, सपोज दैट यहाँ पर क्या है? घास है, ठीक है। ये क्या है? उत्पादक है। घास को किसने खा गई? बकरी ने खा गया। बकरी का डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अरे यार नहीं बन रहा, लिख देता हूँ मैं बकरी, ठीक है। ये बकरी खा गई। ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। बकरी को किसने खाया? शेर ने खाया। ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लागू करते हैं 10% का रूल, दशांश का नियम, कि इस स्तर से ऊर्जा इस स्तर में कितनी परसेंट गई? 10% गई। फिर इस स्तर से इस स्तर में ऊर्जा कितनी गई? 10% गई, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पर थी ऊर्जा 100%, 100% में से 10% ऊर्जा ऊपर गई, तो यहाँ पर कितनी? 90%, ठीक है। फिर 10% आगे गई, 80%। ऊर्जा क्या होती जा रही है? निरंतर कम होती जा रही है। मात्र 10% ही ऊर्जा ऊपर जाती जा रही है। कितनी जा रही है? मात्र 10% ऊर्जा ही ऊपर जा रही है। सपोज दैट ऊपर 100% आधार में, घास में 100% एनर्जी थी, तो ऊपर ये एनर्जी जाके 80 के आसपास बच जाती है। 80 से भी कमी बचेगी, क्योंकि 10% ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। यहाँ से इसमें गई 10% ऊर्जा, फिर यहाँ से इसमें गई 10% ऊर्जा।
इसकी 10% ऊर्जा इसमें गई, इसकी 10% इसमें गई, तो क्या होता है, ऊर्जा धीरे धीरे घटती जा रही है। इसका मतलब घास में सर्वाधिक ऊर्जा है, ठीक है, सेल में कम ऊर्जा है, ठीक है, सेल में कम ऊर्जा है, घास में सर्वाधिक ऊर्जा है। सेल से ज़्यादा ऊर्जा है किसमें, बकरी में। तो सर्वाधिक ऊर्जा घास में, घास से कम ऊर्जा है बकरी में, बकरी से कम ऊर्जा है सेल में, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक पिरामिड का, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत प्यारा सा टॉपिक था। तो आप प्लीज़ नहीं देखे हो तो एक बार फूड चैन और फूड वेब को भी देखो। और मैं इन्वायरमेंट बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 21 हमारे कंप्लीट हो गए, 3-4 चैप्टर और बनेंगे, फिर इन्वायरमेंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ रेगुलर, जिसमें मैंने टोटल 12 वीडियो बना दी हैं। मैंने 12 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, सॉरी 12 प्रैक्टिस सेट इन्वायरमेंट या पर्यावरण की मैंने टोटल 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए। कितने, 12 प्रैक्टिस सेट, और एक सेट में 15 क्वेश्चन है, तो कितने हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 180 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया मैंने, वो भी कैसे, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। कैसे, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो यदि आप नहीं देखे हो 180 क्वेश्चनों को, तो प्लीज़ आज ही चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करो और उसमें जाओ। नेट जो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट है, उसी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आपको सारे ऑब्जेक्टिव वीडियोस मिल जाएंगे। और यदि आप चाहते हो कि इन 180 क्वेश्चन की हमको PDF मिल जाए एक साथ, जैसे हम अच्छी तरह से इनको याद कर लें, तो आप उसके लिए 7891350470 ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ड्यूटी अपनी पूरी ईमानदारी से निभाई, आप भी अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से निभाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन को दबाओ, ठीक है। देखने के लिए थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।